अब आज का टॉपिक है, लिखिएगा केस, CASE। केस मतलब होता है कारक, हिंदी भी बोल देता हूं। हिंदी ना लिखो तो अच्छी बात है, मैं इसलिए, कुछ यूपी बिहार के बच्चे होते हैं जो हिंदी चाहते हैं, इसलिए मैं लिख दिया हूं, लेकिन ना लिखिए, इंग्लिश को इंग्लिश में समझिए तो बेटर है। ठीक है, हाँ। केस लिखिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केस। केस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, और समझते जाना जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, नॉमिनेटिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा होता है पॉजेसिव केस, POSSESSIVE, पॉजेसिव केस। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है, पहले आप सब्जेक्ट शॉर्ट में लिख लेंगे इसको, पहले आप लिखिए नॉमिनेटिव केस, डेफिनेशन लिखिए। थोड़ा बेसिक से भी ये कनेक्टेड है, ये 2 पार्ट, और ये डीप चला जाएगा आज। मैं आपको कोई भी टॉपिक उठाऊंगा तो जीरो से उठाएंगे, टॉप तक ले चलेंगे, और ऐसे पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, बीच से कभी पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। लिखिएगा, लिखिएगा, दैट वर्ड या द वर्ड, जो लिखना है लिख लीजिए। दैट वर्ड विच वर्क्स इन अ सेंटेंस, विच वर्क्स इन अ सेंटेंस। दैट वर्ड विच वर्क्स इन अ सेंटेंस, जो सेंटेंस में काम करता है उसे क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। जो सेंटेंस में काम करता है, कोई भी कार्य अपने आप तो होगा नहीं, कोई भी कार्य को तो कोई ना कोई करेगा। कोई कार्य अपने आप हो जाता है, कोई एक्शन है, कोई काम है तो अपने आप हो जाएगा। इवन अगर कोई ऑटोमेटिक मशीन है तो उसको भी चलाने के लिए कोई होता है ना, तो कोई भी कार्य अपने नहीं होता है, तो किसी के द्वारा होगा। तो जो काम को करता है उसे क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। उसको मतलब कहा क्या जाता है, सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख दिया हूं SUV। उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस मींस सब्जेक्ट, जो सेंटेंस में काम करता है। एज फॉर एग्जांपल लिखिए, महेश ईट्स एन एप्पल। महेश ईट्स, EATS, ईट्स एन एप्पल। महेश सेब खाता है ना, तो खाने वाला कौन है, महेश। ईट तो हो गया खाना, तो एक्शन को कौन कर रहा है, महेश। तो महेश क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। उसके महेश के नीचे ऐसे लिख देना है SUV, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, मदर बीट्स द बेबी। मदर बीट्स द बेबी। बीट्स मतलब पीटना, BEATS। मदर बीट्स द बेबी, मां बच्चे को पीटती है। तो पीटने का काम कौन कर रही है, मां। तो एक्शन कौन कर रही है, मदर। तो मदर क्या हो गया यहां पे, सब्जेक्ट। नेक्स्ट, माई बॉसम फ्रेम हैज कम फ्रॉम लंदन। माई बॉसम, BOSSOM, BOSSOM। बॉसम मतलब होता है जिगरी दोस्त, लंगोटिया यार। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड जिसे आप बोलते हैं ना, हाँ वही। तो बेस्ट तो नॉर्मल वर्ड में आता है, बॉसम मतलब क्या होता है, जिगरी दोस्त, फास्ट फ्रेंड। समझ रहे हैं, हाँ, इसलिए जानबूझ के मैंने यूज कर दिया। ठीक है, बॉसम मतलब क्या होता है, फास्ट फ्रेंड, जिगरी दोस्त। ठीक है, तो माई बॉसम फ्रेंड हैज कम फ्रॉम लंदन। हैज कम फ्रॉम लंदन, तो कौन आया है लंदन से, आपका जिगरी यार, है ना। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, आने का काम कौन कर रहा है, बॉसम फ्रेंड। तो माई बॉसम फ्रेंड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। चिल्ड्रेन आर, मैं भी लिखूं क्या, चिल्ड्रेन लिख लेंगे आप लोग ना। चिल्ड्रेन आर, FOND, फॉन्ड मतलब क्या होता है, शौकीन, FOND, फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, SWEETS। कभी भी स्वीट मत बोलना, गलत हो जाएगा। मिठाई को क्या बोलते हैं, स्वीट्स। स्वीट जो होता है वो एडजेक्टिव हो जाता है, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, नाउन। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। तो मिठाई के शौकीन होते हैं बच्चे, तो कौन होते हैं शौकीन, चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगला लिखिए,
ठीक है, ही वॉज टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश, ही वॉज टॉकिंग टू यू, TO2 देना, ही वॉज टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश। ठीक है जी, ठीक है, वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा था। तो कौन बात कर रहा था? हु वाज टॉकिंग? ही। तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। एक्शन कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। नेक्स्ट लिखिए, ही डिपेंड्स ऑन हिज फादर फॉर हिज पॉकेट मनी, ही डिपेंड्स ऑन हिज फादर, he depends on his father for his pocket money। अपने पॉकेट मनी के लिए वो किस पे निर्भर है, किस पे डिपेंड है? पिताजी पे। लेकिन कौन? तो ही क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। क्लियर है? अगला सेंटेंस, राहुल इट्स ब्रेड विथ मिल्क, राहुल इट्स EATS, राहुल इट्स ब्रेड BREAD विथ मिल्क। कभी ब्रेड खाना नहीं चाहिए, लेकिन अब सेंटेंस में आया है तो इसलिए मैं लिखा दिया। ब्रेड मतलब रोटी एक होती है, एक जो ब्रेड होता है ना, जो आप बनाया जाता है, जो आप देखते होंगे लोग खाते हैं, कभी ब्रेड मत खाइए, समझ गए? बहुत खराब चीज़ होती है। 80% जो है उसमें ट्रांस फैट रहता है और मैदा रहता है, बहुत खराब करता है, नुकसान करता है। छोटी छोटी चीज जीवन में ना, कुछ आदतें बना लीजिए, कुछ सुधार कर लीजिए। सुधार करना खेल खेल में सुधार कर सकते हैं, इसके लिए कोई किताबी ज्ञान या कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप जैसे मान लीजिए कुछ लोग देखिए ना, सुबह में टोस्ट लगा लेता है, बटर टोस्ट लगा लिया, मक्खन लगा रहा है, जैम लगा रहा है, खा रहा है, और वो कहता है कि मैं अपने आप को बहुत स्टैंडर्ड समझता हूँ। नहीं, कुछ देखेंगे कुछ लोग तो शौकिया से ये काम करते हैं, है ना। तो शरीर ये सब शौकिया नहीं समझता है। आप दिखावे में न जिए, हकीकत जिए, घर की दाल चावल रोटी खाए और मस्त रहें, शरीर बचाए। ठीक है जी, हाँ, क्योंकि समय साल बहुत बुरा चल रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। भारत का रिपोर्ट हेल्थ वाइज बहुत खराब है। क्लियर है? तो क्या लिखे यहाँ पे? राहुल इट्स ब्रेड विथ मिल्क। तो कौन जो है सो ब्रेड खाता है? राहुल। तो राहुल क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। इतना तो जानते होंगे, फिर सेंटेंस लिखाने का कुछ मकसद है, अभी आपको पता चलेगा। यहाँ तक लिख लिए हैं, एक सेंटेंस लिखिए, दिस डियरली गिफ्ट, दिस डियरली, DEARLY, इस वर्ड की मैंने कितनी बार चर्चा की है? दिस डियरली, डियरली का मतलब यहाँ क्या हो गया? GIFT, दिस डियरली गिफ्ट इज फॉर यू। तो यहाँ पे डियरली मतलब प्यारा नहीं, यहाँ डियरली का मतलब क्या हो गया? कॉस्टली। डियर मतलब क्या होता है? प्यारा, है ना। माय डियर फ्रेंड नहीं बोलते हैं, DEER, वो डियर मतलब हिरन हो जाता है, और डियर से एक वर्ड बन जाता है डियरली। आई बात समझ में? डियरली, डियरली का सिनोनिम क्या होता है? डियर मतलब क्या? महंगा, कॉस्टली, प्रीसियस, प्रीसियस महंगा, कीमती। तो यह कीमती गिफ्ट किसके लिए है? आपके लिए है। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन सा है? दिस डियरली गिफ्ट, ये सब्जेक्ट है आपका। क्लियर है? इंग्लिश में ना बहुत सारी चीजें होती है, अगर आप ग्रामेटिकल पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था, एल्डरली, मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, किसमें? वोकैबुलरी में, बूढ़े लोगों का शासन। अभी मैं लिखाया था, देखिए, जेरेंटोक्रेसी, है ना। तो जेरेंटोक्रेसी मैंने एक वर्ड यूज किया था, ELDERLY। मैं बहुत सारी चीजें आपको यूज कर देता हूं, उसके पीछे कुछ मकसद होता है, धीरे धीरे आप सीख लेंगे। तो एल्डरली क्या है जानते हैं? क्या है एल्डरली? हाँ, नहीं, बूढ़ा तो होता है। एल्डरली है क्या? नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? क्या है? एल्डरली एडजेक्टिव है, और ये एल्डर से बना है। ये वर्ड आप बहुत कम देखे होंगे, एल्डर देखे होंगे, एल्डरली नहीं देखे होंगे। अक्सर लोग जो है वो एल्डर यूज करते हैं। आप गौर सुनना, कुछ इंग्लिश में सुविधा के लिए ना लोग इजी वर्ड यूज करता है। जैसे आपने अक्सर प्राउड देखे होंगे, PROUD, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन, मुझे भारतीय होने पे गर्व है। लेकिन आपने प्राइड बहुत कम देखे होंगे। आप बढ़िया से पहले समझिए, आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें खाली रूल है,
आप प्राइड बहुत कम देखे होंगे, लेकिन प्राउड देखे होंगे। अक्सर लोग बोलता है मेरे पिताजी को मेरे ऊपर प्राउड होगा, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन, मुझे भारतीय होने पे गर्व है, नहीं बोलते हैं। लेकिन आप प्राइड बहुत कम देखे होंगे, क्योंकि प्राइड का जो यूज है ना बहुत हार्ड यूज है। अब बात को समझिए। आप मीजर देखे होंगे, MISER, मीजर मतलब क्या होता है? कंजूस। और मीजरली बहुत कम देखे होंगे आप, MISERLY, ये भी एक वर्ड है, इसका मतलब भी कंजूस है, लेकिन फर्क है। ये जो है वो नाउन हो गया, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसलिए आप ये नहीं देखेंगे। नॉर्मली स्पोकन में लोग क्या करते हैं, या नॉर्मल इंग्लिश में क्या करते हैं, लोग छोटे मोटे वर्ड से काम चला लेते हैं। स्पोकन का मतलब यही होता है ना कि आप जस्ट यू एक्सप्रेस योर पॉइंट्स व्हाट यू वांट टू से, है ना। आपको उसमें हार्ड वर्ड तो डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में तो आपको पूछता है। तो एल्डर और एल्डरली में बहुत वर्ड है का अंतर है। ये एडजेक्टिव वर्जन और ये क्या वर्जन है? नॉन वर्जन है। ये आप सीखेंगे कहा जानते हैं? एडजेक्टिव में। नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर जो एडजेक्टिव आएगा उसमें आप ये सब चीजें सीखेंगे। अभी तो अभी अब मजा आने लगेगा आपको, ये मजा आने लगेगा प्रोनाउन से, यहीं से आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो दिस डियरली गिफ्ट इज फॉर यू, तो यहाँ पे क्या है? ये डियरली गिफ्ट सब्जेक्ट हो गया। अगला यहीं तक वर्ड सेंटेंस लिखा था ना, क्लियर है ना? देख लीजिए। तो सब्जेक्ट तो पहचान लेंगे कहीं भी। अब पहुंचते हैं ऑब्जेक्ट पे। लिखिए डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव केस का। ऑब्जेक्टिव केस का डेफिनेशन लिखिए। दैट वर्ड which is affected by in a sentence। affected लिखे हैं, AFFECTED। एक होता है इफेक्ट, EFFECT। ये मत लिखना अभी, मैं क्या लिखाया हो? अफेक्ट। अफेक्टेड वो वर्ड जो सेंटेंस में किसी के द्वारा प्रभावित हो। यहां आप डायरेक्ट सब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, दैट वर्ड विच इज अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट मत लिखिए, क्योंकि जब इसको डीप में ले जाएंगे तो किसी और के द्वारा भी प्रभावित हो जाता है, इसलिए मैंने अफेक्टेड बाय लिखा दिया। ठीक है, इन अ सेंटेंस। जो वर्ड सेंटेंस में प्रभावित होगा वो वर्ड क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस मींस क्या? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्टिव केस मींस क्या? सब्जेक्ट। अब जो आप सेंटेंस लिखो पहला, देखिए वही नोट कीजिए, दोबारा उतारिए उसी पे, ऑब्जेक्ट वाले में उतारिए, ऑब्जेक्ट वाले में उतारिए। पहला क्या था? महेश इट्स एन एप्पल। महेश सेब खाता है, तो खाने वाला कौन है? महेश। तो महेश सब्जेक्ट हो गया, लेकिन जान किसकी निकल रही है? एप्पल की। सेब ना आप खा गए, है ना। तो एक्शन का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? एप्पल के ऊपर। था एप्पल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। जिस दिन आप एक सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड क्या है, अगर आप ये जान गए, तो मैं कह रहा हूं आपकी 60% से 70% इंग्लिश कंप्लीट है। आपको प्रॉब्लम यही होता है, हम वर्ड नहीं पहचान पाते हैं, और जब तक आप वर्ड नहीं पहचान पाएंगे तब तक उसके रूल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए नहीं कि नाउन है, तो तब ना नाउन का रूल लगाएंगे। आपको तो पता होना चाहिए नहीं कि अभी क्या बताएंगे, एल्डर और एल्डरली दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन एक क्या है? नाउन, एक क्या है? एडजेक्टिव। तब नाउन का रूल अलग है, एडजेक्टिव का रूल अलग है, दोनों वर्ड अलग अलग हो गया। यही सब थोड़ा डीप मोड में जाता है, यही सब पूछता है ज्यादातर। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया? एन एप्पल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या था? अगला, मदर बीट्स द बेबी। फटाफट लिखते जाइए, सारा वही सेंटेंस नीचे रिपीट करना आपको। मदर बीट्स द बेबी, मां बच्चे को पीटती है। तो मदर क्या हो गया? सब्जेक्ट। बीट यानी कि पीट, ये तो वर्ब हो गया, एक्शन हो गया। और द बेबी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मां पीट के निकल गई, लेकिन चोट किसको लग रही है? बच्चे को। ऐसे भावनात्मक तौर पर देखेंगे, साइकोलॉजिकली दोनों प्रभावित होते हैं, लेकिन इंग्लिश ये कहता है कि ऑब्जेक्ट ही प्रभावित होता है। एक्शन का फल सामने वाले के ऊपर पड़ता है, लेकिन साइकोलॉजी ये कहता है, मनोविज्ञान ये कहता है कि दर्द ज्यादा जो है शारीरिक तौर पर तो बच्चे को लगी है, लेकिन मानसिक तौर पे वो जो दर्द उठाया उस मां ने उठाया है। जब भी आपको आपकी मम्मी चाहे आपके पापा जब भी आपको पीटते हैं, पीटते तो होंगे ही होंगे, अगर आपको नहीं पीटते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। माँ बाप के मार में ही, डांट फटकार में ही तो असली प्यार छिपा रहता है। तो जब भी वो पीटते हैं, ये मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अब एक बाप बन गया हूँ, है ना। तो जब भी हम मारते हैं, ठीक है, तो मजबूरी में मारते हैं,
लेकिन जब मारते हैं रखे मारते हैं, मारने का मन अंदर से नहीं होता है, लेकिन उसको एक समाज में जिलाना है, समाज में अच्छे बुरे की परख करवानी है। नहीं, एक बच्चे को आपको सामाजिक तौर पे मजबूत करना है ना, इसलिए माँ बाप कभी हाथ उठाते हैं। जब हम भी बच्चे थे, हमारे पिताजी पीटते थे तो गुस्सा आता था, होता है पिताजी का गला दबा दे, आज छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब हम भी पिता बन गए हैं, तब समझते हैं कि उनकी क्या सोच होती थी, उनके प्रति क्या होती। सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को होता है जब भी प्रताड़ित करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, वो मारना, कभी कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को मारना नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूर होता है उसमें कि आप समाज में हैं जी, अच्छे बुरे की परख होनी चाहिए, आप गलती कर रहे हैं तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें होती है। ठीक है, तो क्या लिख रहे थे इसमें? तो ये तो हो गया। अगला सेंटेंस क्या था? माई बॉसम फ्रेंड हैज कम फ्रॉम लंदन। लिखिए, लिख लिए। अब इसमें देखिए, तो लंदन से कौन आया है? बॉसम फ्रेंड। आया कहां से है? लंदन से। तो प्रभावित कौन हो रहा है? लंदन की याद आएगी उसे। ठीक है, तो लंदन क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे, यहाँ फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन। एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर, एमंग, बिटवीन, एबव, ओवर, अंडर, ये सब क्या होता है? प्रीपोजिशन। भी कई टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई आपको पूछे कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है, प्रीपोजिशन के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे लंदन क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगला लिखिए, अगला सेंटेंस क्या था? हाँ, चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। तो स्वीट्स क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हो गया। अगला नेक्स्ट, फटाफट, सब टाइम खराब मत कीजिए। अगला सेंटेंस क्या था? अगला क्या था? हाँ, ही वॉज टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं। वह इंग्लिश में आपसे बात कर रहा है, तो वो बात कर रहा है आपसे, तो पहले तो आप हो गए ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बात किस में कर रहा है? इंग्लिश में। तो इंग्लिश को भी वो नहीं बख्शा है, प्रभावित तो उसको भी कर रहा है वो, है ना। तो यहाँ पे यू और इंग्लिश दोनों ऑब्जेक्ट है। आगे आप सीखेंगे, इसमें एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, अभी आपको इतना नहीं जानना है, आप लिख लीजिए यहाँ पे, यू और इंग्लिश दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस में कई सब्जेक्ट और कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगला नेक्स्ट, हाँ, इसमें भी दो है। ही डिपेंड्स ऑन, हाँ, तो हिज फादर। फिर पॉकेट मनी, फादर और पॉकेट मनी दोनों क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। एक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको अभी ये बताना है तो छोटी सी बात है, आप लिख लीजिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग क्या कहलाते हैं? लिख दूं क्या? जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो लिविंग थिंग्स होंगे वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ गए? आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो आपके फादर क्या हो गए? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप पॉकेट मनी क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही वॉज टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश, तो यू क्या हो गया वहां पे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंग्लिश क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? कंप्लीट। आगे इसका बहुत काम है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, नरेशन सीखेंगे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको करेगा। तो अभी से सब सीखे रहेंगे तो वहां दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट। हाँ, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हो गया। राहुल इट्स ब्रेड, तो पहले ब्रेड हो गया और उसके बाद विथ मिल्क, मिल्क हो गया। इसमें दोनों क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगला नेक्स्ट, अब क्या बचा आपका? पॉजेसिव केस। लिखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस। देखिए, पॉजेसिव केस का डेफिनेशन लिखिए, लिखिएगा, लिखिएगा, अ वर्ड विच इंडिकेट्स, अ वर्ड विच इंडिकेट्स, अ वर्ड विच इंडिकेट्स, इंडिकेट मतलब बतलाना, एक्सप्रेस करना, अ वर्ड विच इंडिकेट्स अ रिलेशन,
रिलेशन, रिलेशन मतलब संबंध, रिलेशन, पोजेशन, POSSESSION, पोजेशन, पोजेशन मतलब कब्जा, अधिकार। लिख लिया ना सब लोग ना? अ वर्ड which indicates a relation, TION, possession, 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 ETC। जो वर्ड सेंटेंस के अंदर किसी पर किसी का अधिकार बताएगा, पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार, कब्जा, लीगल राइट, ठीक है। और रिलेशन बतलाएगा दो वर्ड्स के बीच, उसे क्या कहा जाता है? पॉजेसिव केस कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, आप इतना जानते होंगे इंग्लिश में रिलेशन को या किसी चीज को, पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए दो चीजें यूज किया जाती है, एक एपोस्ट्रोफी एस और दूसरा ऑफ। इन दोनों की हिंदी क्या होती है? का, के, की, इतना तो आपको पता हो, है ना। तो इंग्लिश में अगर किसी के ऊपर अगर आपको उसका रिलेशन बतलाना है या उसको अधिकार बतलाना है, किसके लिए यूज करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ। थोड़ा ये ध्यान से देखना, थोड़ा ये हार्ड होगा। नॉर्मली तो लोग जानते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज जो है वो किसके साथ करते हैं? फॉर लिविंग थिंग्स, फॉर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का अगर आपको रिलेशन बतलाना है या किसी के ऊपर कब्जा बतलाना, तो वहां किसका यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। और ऑफ का यूज किसके लिए करते हैं? फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन आपको एक मैं यही क्लियर करता हूं, नॉर्मली रूल यही होते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज किसके लिए करेंगे? लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें मतलब जो निर्जीव चीजें होती है, नॉन लिविंग मतलब क्या हो गया? निर्जीव। लिविंग मतलब क्या होगा? सजीव, जिसमें जान हो, ठीक है। तो ऑफ का यूज किसके साथ करते हैं? इसके। अब आप देखो, मैं थोड़ा आपको डीप ले चलूंगा, डीप ले जाना ही पड़ेगा। एपोस्ट्रोफ, ये नॉर्मल रूल है, अब आपको थोड़ा यहीं पे क्लियर करते हैं। एपोस्ट्रोफी एस का यूज आप दोनों के साथ कर सकते हैं। आप किसके साथ कर सकते हैं? दोनों के साथ, लिविंग थिंग्स के साथ भी प्लस नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी। लेकिन कभी आप किताब वगैरह में देखे होंगे, अक्सर आपको दिया रहेगा कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं और ऑफ का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। आप उस किताब का दोष मत दीजिए, वो बेसिक किताबें आप देखते हैं, बेसिक में इतना ही नॉलेज दिया जाता है। बात समझिए। आप कोई पहली किताब पढ़े होंगे तो वहां जोड़ना सिखाया होगा, 4 और 5 9, तो आप कहेंगे इसमें तो 4 5 9 ही दिया, मल्टीप्लाई कहाँ है? बोर्ड मास का है। तो बोर्ड मास में आगे बढ़ाओगे तब तो पता चलेगा बोर्ड मास भी कोई होता है। नहीं समझ रहे हैं? तो हर चीज किताब का दायरा होता है, बेसिक किताब में इतना ही दिया रहता है। जब आप डीप पढ़ेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज किसके साथ कर सकते हैं? दोनों के साथ, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। लेकिन ऑफ का यूज नॉर्मली किसके साथ यूज करेंगे? नॉन लिविंग। ऑफ का यूज नॉन लिविंग के साथ करना। अब जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मैं बोल रहा हूं राम के पिताजी, तो आप क्या बोलेंगे? यहां देखिए, राम्स फादर। आप राम्स फादर तो बोल दिए, लेकिन आप इसको ऑफ लगा के भी बना सकते हैं। इसको क्या यूज कर सकते हैं? इसको द फादर ऑफ राम, द फादर ऑफ राम। लिविंग थिंग्स के साथ, बात को समझ रहे हैं? आप दोनों वर्जन यूज कर सकते हैं जो लिविंग थिंग्स होगा, ठीक है। राम्स फादर, या आप क्या बोल सकते हैं? द फादर ऑफ राम, ठीक है। सीताज हाउस, इसको या क्या बोल सकते हैं? द हाउस ऑफ सीता। इस वर्ड को फर्स्ट में रख देना जब भी ऑफ का यूज करोगे तो, और इसको लास्ट में लिख लीजिए। क्लियर करो इसको, ठीक। अगला ध्यान से देखते जाइएगा, जैसे गाय की पूंछ, तो कॉज टेल। अब इसको क्या बोल सकते हैं? द टेल ऑफ द काउ, द टेल ऑफ द काउ। प्रधानमंत्री आवास, तो क्या आप लिख सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस, SIRESIDENC, प्रधानमंत्री आवास। तो क्या आप लिखेंगे? प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस। अब इसको क्या लिख सकते हैं? द रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर।
द रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया पीएम। यानी कि लिविंग थिंग्स का यूज आप एपोस्ट्रोफी एस लगा के भी बना सकते हैं और ऑफ लगा के भी यूज कर सकते हैं, जो लिविंग थिंग्स होगा। क्लियर है, कंप्लीट है, क्लियरिटी आई पूरा। लिविंग थिंग्स का यूज जो है आप एपोस्ट्रोफी एस लगा करके भी उसका आप रिलेशन बतला सकते हैं और आप ऑफ लगा के भी बना सकते हैं। क्लियर हो गया, ये देख लीजिए। दिक्कत है तो पूछ लीजिए। क्लियर, ठीक है। अब जो कोई नॉन लिविंग थिंग होगा, जैसे दरवाजे की घंटी, दरवाजे की घंटी, द बेल ऑफ द डोर, द बेल ऑफ द डोर। अगर आप डोर्स बेल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर आप डोर्स बेल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर आप एक बार समझ लो, लिविंग जो थिंग होंगे उसका यूज एपोस्ट्रोफी एस और आप ऑफ दोनों लगा के कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग जो होगा, दरवाजा नॉन लिविंग थिंग है ना, तो नॉन लिविंग थिंग जो होगा उसका यूज आप जो बनाएंगे, रिलेशन बतलाएंगे, अधिकार बतलाएंगे, किसी साथ लगा के, ऑफ लगा के। अगर आपने एपोस्ट्रोफी एस यूज किया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लिख लीजिए अपने तरीके से, ठीक है। गांव का कुआं है ना, तो क्या हो जाएगा? द वेल, WELL, द वेल ऑफ द विलेज। क्लियर है? कूड़े का ढेर, कूड़ा करकट का ढेर होता है ना, द हीप, द हीप, HEAP, द हीप ऑफ हीप, जो गंदगी का जो ढेर होता है उसके लिए हीप का यूज करते हैं। मैं पढ़ा दूंगा, कलेक्टिव नाउन, डोंट वरी, वो नाउन है, एक पार्ट होता है। द हीप ऑफ गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज मतलब कूड़ा करकट। क्लियर है? क्या सीखे अभी? कि लिविंग थिंग्स का यूज एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों लगा कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग वाले का सिर्फ ऑफ लगा के बनाएंगे। क्लियर हो गया? देख लीजिए, जहां दिक्कत तो मुझे पूछ सकते हैं। गली का नाम, तो क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ द लेन, द नेम ऑफ द लेन। फूलों का बगीचा, द गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर फ्लावर्स गार्डन कहेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहली बात आई क्लियर समझ में? क्लियर है? अब कुछ इसके एक्सेप्शन है, हटाओ इसको, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है। किसको? हाँ, तो प्लांट्स, ये आपने जो बातें की ना, ये दार्शनिक बातें की, आप फिलोसफिकल बातें की, समझ गए जी। लेकिन प्लांट्स क्या माना जाता है? नॉन लिविंग। अभी मैंने बताया था कि माँ बच्चे को पीटती है, तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो चोट तो बच्चे को लगती है शारीरिक तौर पर, लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली देखेंगे या फिलोसफिकली देखेंगे तो चोट किसको लगती है? तो इंग्लिश जो है भावनाओं पे नहीं चलती है, समझ गए? आप ही को जवाब दे रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश, हाँ प्लांट वही तो ना, प्लांट। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें जान नहीं हो। अगर आप साइकोलॉजिकली बात करेंगे ना तो कोई चीज नहीं है। कुर्सी में भी जान है। कुर्सी एक दिन मरती है कि नहीं मरती है? कितने दिन तक इसको यूज करोगे? मोबाइल मरती है कि नहीं मरती है? तो लिविंग नॉन लिविंग का फिर डेफिनेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश किस पे चलता है? इंग्लिश किस पे चलता है? हाँ, जो बायोलॉजिकली चीज है, जिसका मान लीजिए जन्म हुआ है ना, किसी कोख से, या एक जो होता है जो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, तो उस चीज को क्या माना जाता है? लिविंग थिंग माना जाता है। आई बात समझ? अब लकड़ी है, पत्ता है, ये सब नॉन लिविंग में आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे अनर्थ हो जाएगा, इंग्लिश की ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर। अब देखिए, अब कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हुए भी, सबसे पहला वर्ड लव, लीव, छुट्टी, समझ गए जी? लव हो गया, लीव हो गया, पावर,
ठीक है, इस सब के साथ कभी भी ऑफ का यूज मत करना। इस सब के साथ ये थोड़ा आप याद रख लीजिए, लव लिख लीजिएगा, लीव मतलब छुट्टी जो होती है, पावर, इन सब के साथ आप कभी भी, ठीक है, नेचर, इस सब के साथ किसका यूज करना है आपको, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। किसका यूज करना है, एपोस्ट्रोफी यूज करना है। जैसे प्रेम की शक्ति, तो क्या बोलेंगे, लव्स पावर। अब यहां पे इंग्लिश थोड़ा सा जो है, हाँ, थोड़ा सा उदारवादी हो जाता है, लिबरल मोड में जाता है। इंग्लिश कहता है ये तो है नॉन लिविंग लव, लेकिन प्रेम क्या होता है, अमर होता है, एज अ गॉड वो देखता है इसको, ठीक है, एज अ गॉड देखता है। बाकी लोग गंदगी के तौर पर देखता है इसको, लेकिन वो क्या देखता है इसको, एज अ गॉड देखता है। इसलिए क्या कहेंगे आप, लव्स पावर। अगर द पावर ऑफ लव कहेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 महीने की छुट्टी, तो क्या लिखोगे आप, 2 मंथ्स लीव, 2 मंथ्स लीव। अब एक चीज मैं आपको और सिखा देता हूं, लिखिए पहले ये, यहां मंथ्स के बाद एपोस्ट्रोफी लगाना और एस मत लगाना जी। अभी आप ये लिखो, अभी इसकी चर्चा करेंगे। 2 मंथ्स लीव, प्रकृति का नियम, तो क्या लिखोगे, क्या लिखे हैं यहाँ पे, MONTHS लिखे हैं ना, एस के बाद सिर्फ आप एपोस्ट्रोफी लगाना, एस मत लगा देना। यहाँ अभी चर्चा करूंगा मैं इसको, अभी चर्चा करूंगा, ठीक है। नेचर्स, नेचर्स, हाँ, नेचर्स रूल, NATURESRULE। आई बात समझ में, इस सब के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना, ऑफ का यूज मत करना। ये सब थोड़ा लिविंग मोड में माना जाता है सब। अब देखिए, हटाएं इसको, खुश, चलिए अब देखिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके ऑलरेडी प्लूरल है, बॉयज, गर्ल्स। क्या नींद आ रही है होली ज्यादा खेल लिए हैं, बॉयज, गर्ल्स। अब उसके कैसे बनाएंगे, मान लीजिए गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज कॉलेज, टीचर्स मीटिंग। अब ध्यान से देखो भाई, बॉयज हॉस्टल में लिख रहा हूं, है ना, तो बॉयज हॉस्टल। तो अगर आप बॉयज हॉस्टल अगर ऐसे लिखते हो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो अब मजा आएगा, अभी तक तो आप बेसिक सीख रहे थे, ठीक है। तो बॉयज हॉस्टल अगर आप ऐसे ही लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बॉयज हॉस्टल कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता। तो कैसे लिखेंगे, तो बॉयज और एपोस्ट्रोफी आप सिर्फ लगाओगे और ऐसे लिखोगे बॉयज हॉस्टल। ये क्या है, बॉयज हॉस्टल। अब यहां रूल समझो, जो प्लूरल वर्ड है, जो प्लूरल वर्ड है, और प्लूरल वर्ड में भी जिसके लास्ट में एस लगा हुआ है, अब चिल्ड्रेन भी तो प्लूरल है, लेकिन चिल्ड्रेन के लास्ट में एस नहीं लगा हुआ है। तो जिस इंग्लिश वर्ड प्लूरल में हो और उसके लास्ट में एस लगा हुआ हो, तो सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। अगर आप एपोस्ट्रोफी एस लगा के प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो गलत हो ही गया। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं, बॉयज हॉस्टल, तो ये भी क्या हो गया, गलत। आई बात समझ में, क्लियर है। गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स प्लूरल फॉर्म में है, सिर्फ क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी, कॉलेज। टीचर्स मीटिंग, टीचर्स लिख लीजिए और एपोस्ट्रोफी एस लगाइए, मीटिंग। क्लियर है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, everybody is getting and considering me, are you feeling better, any problem, do you have some face in this time, समझ रहे हैं बैक बेंचर्स, क्लियर है ना। चलिए जी, हाँ, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। तो अगर प्लूरल है, अब प्लूरल में अगर एस लगा हुआ है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा के पढ़ाएंगे, क्लियर हो गया। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, मेंस क्लब, मेंस क्लब हो सकता है ना, तो मेंस, तो मैन का प्लूरल क्या होता है,
MEN, ये तो प्लूरल है लेकिन एस तो नहीं लगा हुआ, तो फिर आप क्या लगा दोगे, एपोस्ट्रोफी, मेंस क्लब। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ रही है, कोई दिक्कत डाउट है तो पूछ लीजिए, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, हाँ, तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा करके आप बना सकते, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं हो सकता है, आपने से कोई पूछा नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बॉयज हॉस्टल क्यों नहीं हो सकता, ये आपका प्रश्न था, आपने नहीं पूछा, क्योंकि कभी भी एक लड़के का, एक छात्र का हॉस्टल कभी नहीं होता है। नहीं पूछा तो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। एक लड़के का हॉस्टल हो सकता है, देखे हैं कहीं इस दुनिया में कि आप ही के लिए कॉलेज बनाया हुआ है, यहाँ से बाइक उठा लिए, सिटी जा रहे हैं, अपना ही एक कॉलेज है, एक आप ही जा रहे हैं, हो सकता है क्या? कभी टीचर की मीटिंग होती है कि टीचर्स की मीटिंग होती है? टीचर्स की मीटिंग होती है। एक आदमी का क्लब कभी हो सकता है? अब ये मत बोल देना कि सर अंबानी है, अपना ही एक क्लब बनाया हो, है ना? तो ये कॉमन बातें होती है। कभी एक लड़के का देखें कि एक ही का हॉस्टल है, बात समझ रहे हैं? तो कभी भी ये सब क्या होता है, कॉमन में आता है, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ये एक आदमी के लिए। कभी मीटिंग में एक टीचर आके क्या करेगा, बात सुने कि कॉलेज है, एक लड़की जा रही है कॉलेज करने के लिए, हमारा कॉलेज है, देखें ऐसा। अब बहुत पैसे वाले भी होंगे तो कॉलेज बना सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे अकेले, क्लियर है? तो इसलिए कभी भी ये कलेक्टिव मोड में आता है, इसलिए इसका यूज हमेशा प्लूरल में करते हैं, क्लियर है? वो दे देता है, ध्यान से देख लेना। हाँ, तो दूसरा है, वो कंट्रास्ट वर्जन होता है, अभी आप वहां नहीं पहुंचे, वो टेंस में पहुंचेंगे। हाँ, वाजंट, इजंट, आरंट, उसमें हाँ, अब बॉयज, हाँ तो क्या दिक्कत नहीं, बच्चे मतलब लड़के का आचरण व्यवहार तो क्यों नहीं हो सकता, बॉयज कंडक्ट, हाँ तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इसमें दो चीजें हैं, अगर आपने वहां पे इंडिकेट कर दिया है तो ए तो न हटाए तो बेटर है, अगर हाँ तो पुलर में लाना है तो फिर ऐसे आ जाएगा ये, तब तो फिर आप ऐसे लिखो, हाँ ए हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बॉयज तो नॉन लिविंग में आता है, तो उसका लगा। पेट में दर्द कर रहा है, अंडा करी रात में खा लिए ज्यादा, समझ गए? हाँ, रात में खा लिया, अभी गर्मी आ गया, घबरा गया, अंडा करी खा लिए, ऊपर से एक जो है ना सुबह में बादाम पाक पी लिए, बादाम पाक दारू मत समझना, ठीक है? बादाम का एक पतंजलि का आता है, तो वो मैं लेता हूँ, अब गर्मी में नहीं ले आया था, लेकिन खरीद लिए हैं, 400-500 रुपये का है, तब सोच रहे हैं पहले खत्म में कर देते हैं इसको, पेट में दर्द कर रहा है हल्का हल्का, कोई नहीं, क्लियर है? ये देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए महेश के पिताजी, सिर्फ रामे के पिताजी होंगे, महेश के भी तो पिताजी हो सकते हैं, तो महेश के फादर को, है ना, तो अगर आपने सिर्फ रामे के पिताजी थोड़ी होंगे, महेश अनाथ थोड़ी है क्या? तो महेश के भी तो पिताजी हो सकते हैं, महेश के भी, गणेश के भी तो हो सकते हैं, सुरेश के भी हो सकते हैं, भारत के नाम है, अब ये सब नाम नहीं चलता है, अब ये सब नाम खत्म हो गया, अब क्या, आप गणेश, महेश, सुरेश अब सब मिलेगा आपको, नहीं, दिवाकर, प्रभाकर, अब आ रहा है बोनिका, पता नहीं क्या नाम था, एक लड़की का नाम था, मैं देख रहा था, नाम लेने में प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, जब 10-20 बार मैं प्रैक्टिस किया तब मैं अच्छे से, क्या नाम था, नहीं, एक मेरे जान पहचान में एक जो है सो लड़का हुआ है, तो उसका नाम मुझे भेजा गया, तो बाप का और माँ का नाम आजकल प्रचलन में चलता है, माता पिता का नाम नहीं, हाँ, तो खतरनाक है। जब मैं 12th में था तो मेरे जो है सो बैचमेट थी 2 लड़कियां, नहीं और भी लड़कियां बैचमेट थी, समझना कि 2 ही लड़कियां, लेकिन वो दोनों बहनें थी, तो उसका नाम था, एक का नाम था रिक्तिका, दूसरे का नाम था इक्तिका, तो हमारे टीचर हमेशा नाम लेने से बचते थे, रिक्तिका और इक्तिका, दोनों कजन मतलब जुड़वा थी, तो उसके दोनों हमारे बैचमेट रही है,
जब हम लोग 12th में पढ़ते थे तब की बात कर रहा हूं। तो आजकल का नाम तो अभी मिलेगा नहीं, लेकिन आपको इंग्लिश में पूछेगा। तो अब ध्यान सुनना, ये आपने जो महेश फादर बोला नहीं, गलत हो गया। ये जो आपने बोला ना, तो ये क्या हो गया, गलत। कभी भी ध्यान रखना, अगर इंग्लिश वर्ड में कोई भी लास्ट में 100 प्रोनाउंसिएशन होता हो, ठीक है, तो उसमें कभी भी आप एस लगा करके उसका एपोस्ट्रोफी एस लगा के नहीं बनाओगे। इसका सही क्या होगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, महेश फादर। ठीक है जी। गणेश मदर, सुरेश, छोड़ देंगे इन लोगों को, हल्के में ले रहे हैं सब। सुरेश, सुरेश मदर आपने ऐसे लिखा तो क्या लिखा रहेगा, ध्यान से देख लेना जी। तो क्या हो गया, ये गलत। सिर्फ आपको क्या लगाना है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देना है। कंप्लीट, यहां तक तो पहुंच गए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब देखिए, आप थोड़ा समझना, यहां पे हटाओ इसको। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए, जब दो आदमियों का किसी एक चीज पे अगर उसका अधिकार हो, जब दो बॉडीज हो, कोई हो, उस पर एक आदमी का अधिकार हो, एक आदमी का अधिकार हो, तो लास्ट में जो वर्ड आया होगा उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, एक मिनट, ठीक ही था, डॉक्टर लाल्स एंड सन्स लैब। ब्लड टेस्ट के लिए भारत का नहीं, दुनिया का टॉप 10 में आता है। कभी भी आपको अगर कभी यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब चीज़ें करवाना हो सस्ते में और ऑथेंटिक चाहिए, समझ गए ना, तो आप इससे संपर्क करें। कहीं भी आप जा करके आप ढूंढ सकते हैं, आपके आसपास में होगा, हाँ कहीं भी, और वो सस्ते में करेगा और ऑथेंटिक करेगा। क्योंकि ये जो जांच करता है अपने लैब में करता है, ये अपना एक प्रॉपर ही लाल पैथ ही है, लैब है, लेबोरेटरी है, जो हर प्रकार का ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जो भी चीज़ें वो करता है। बहुत अच्छा, कभी करवाएं तो कभी दूसरी जगह से मत करवाइए, पैसा भी ज़्यादा जाएगा। अब ब्लड में कुछ नहीं रहेगा, बता देगा चाहे भी पॉजिटिव है, हम का टेंशन में रहेंगे। हाँ बता देगा, हाँ। तो जांच का ऑथेंटिसिटी होती है हर चीज की। तो आप कभी भी लात पैथ से जाएं, आस पास बहुत सस्ता रहेगा। अब देखिए, तो इस लैब के ऊपर, ठीक है, पैथ भी लिख सकते थे, मैंने लैब से आया था इसलिए मैंने लैब ही दिया है, ठीक है। तो डॉक्टर लाल्स एंड सन्स पैथ, यानी कि इस लैब के ऊपर या कंपनी को भी लिख लीजिए, तो दोनों का कब्जा है, इसका मतलब यही है। तो रूल ये कहता है कि जब दो आदमी का किसी एक चीज के ऊपर पोजेशन है, ठीक है, तो कभी भी डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना। डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया ही नहीं जाता एक सेंटेंस के अंतर्गत। तो इसका सही वर्जन क्या हो गया, गलत हो गया, तो क्या लिखोगे आप, डॉक्टर लाल एंड सन्स लैब, ये सही होगा। आई बात समझो, लास्ट वाले में आप लगा दीजिए। क्लियर है, नहीं, लास्ट में ही लगाना है। अपने मन से कुछ मत कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। क्लियर। अंबानी, जब भी कंपनी की बात आएगी, रिचनेस की बात आएगी, तो ये नाम तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अंबानीज एंड सन्स ग्रुप, या बिरला डाल दूं, सन्स डाल दूं, आया तो सन्स से ही था, सन्स ग्रुप। ये बहुत बड़ा लीगल है, कहीं कहीं आप देखते होंगे ना लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा रहेगा बिरलाज ग्रुप, समझ गए, कहीं लिखेगा दो आदमी का नाम लिखेगा, लीगल है, ये इसकी सर्टिफिकेट बनती है, कानूनी दायरा है, ये जानते हैं कि नहीं। जैसे अब मान लीजिए कहीं अगर किसी भी, क्योंकि अंबानी तो बहुत बड़े ग्रुप है, अंबानी का कोई ग्रुप नहीं है, ग्रुप क्या है, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर किसी कंपनी पे आप देखते हैं उसका जो एक डोजियर बनता है, समझ गए ना, जो डोमिसाइल बनता है, अगर उस पर लिखा रहता है कहीं किसी कंपनी पे लिखा हुआ है कि अंबानी एंड सन्स ग्रुप, इसका मतलब क्या समझ जानते हैं, उस कंपनी पर जितना अधिकार अंबानी का है उतना अधिकार उसके बेटे का है। अंबानी अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं ले सकता,
बात आप समझ आए, पावर ऑफ अटॉर्नी दोनों के पास, इसका मतलब ये होता है। और ये बहुत कम हमारे देश में सोच समझ के लोग लिखाते हैं, बड़े बड़े घर में इसी सब की तो लड़ाई होती है, इसी सब की लड़ाई होती है ना। अंबानी का चलिए अपना इकलौता है, बाबूजी तो बचा हुआ है, तो 4 गो रहता तो नहीं लिखा जाता। बात को समझ रहे हैं, नहीं होते हैं। कहीं आप देखें टाटा के साथ किसी और का देखें कभी सीधे लिखा रहेगा टाटा, कहीं देखें बिरला, देखें कहीं लिखा रहता है, देखें कहीं नहीं, कहीं नहीं देखेंगे, हमारे देश में नहीं चलता है। लेकिन आपको पूछता है इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि ज्वाइंट एडवाइजर हो जाता है इसमें। इसमें क्या होगा, दोनों का अधिकार हो गया, दोनों कंपनी का मालिक है, कोई फैसला अकेले नहीं ले सकता। इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंबानी एंड सन्स ग्रुप, ये पोस्ट ऑफिस आप हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक मैं आपको और यहीं लिखा देता हूं, ये क्लियर हो गया सबसे। डबल पोस्ट ऑफिस का यूज ऐसे ही नहीं किया जाता एक सेंटेंस के अंतर्गत। अब देखिए जैसे अगला, माई वाइफ्स, माई वाइफ्स, एपोस्ट्रोफी एस लगाइएगा, माई वाइफ्स फ्रेंड्स मदर, FRIENDS, फ्रेंड्स मदर, माई वाइफ्स फ्रेंड्स मदर हैज बीन, पूरा आया हुआ सेंटेंस दे रहा हूं मैं, हैज बीन सिक, हैज बीन सिक फॉर 4 days। ठीक है, तो पिछले 4 दिनों से वो बीमार है, मेरी जो वाइफ की जो फ्रेंड की माँ है वो पिछले 4 दिनों से बीमार है। अब देखिए रूल क्या कहता है, ये गलत है, ध्यान से देख लेना जी, यही सब चीजें थोड़ी सी दिक्कत करता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो आपको तो पता ही है कि लास्ट वाले में लगा देंगे। लेकिन जब भी ऐसा सेंटेंस आए लगातार 2 बार एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया गया हो, तो आप कभी भी डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है, ये तो गलत हो ही गया। इसका सही वर्जन क्या होगा, आजकल जानते हैं सेंटेंस में कई तरीके से पूछता है, जानते हैं नहीं जानते हैं, कभी कल ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे देगा आपको, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे देगा। मैंने इसकी पहली क्लास में बताया था क्वेश्चन कई टाइप से पूछते हैं, आप ये मत सोचिए फिर सेंटेंस एरर ही देगा, हर तरीके से देता है। तो अब जब भी डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज करोगे तो गलत हो गया, तो लिखोगे सही कैसे, क्योंकि सही लिखना भी तो आपको आना चाहिए। तो जो लास्ट वाला होगा वो उसको आप द के साथ लिख देना स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द मदर ऑफ माई वाइफ्स फ्रेंड हैज बीन सिक। ठीक है, लास्ट वाले नॉन को फर्स्ट में ला लेना और द से लगा देना। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, नोट कर लीजिए। इसमें एक आध लिखा दूं कि समझ गए आप, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आज ये डबल रहेगा तो लास्ट वाले को फर्स्ट में स्टार्टिंग कर लेना 10 से, अब बाकी को एज इट इज रखना। चलिए समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। अगला, अब देखिए अगला नेक्स्ट, अब जैसे आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे हो गया है, टेंशन मत लीजिए, आज क्लास यहीं ओवर करेंगे, लेकिन अभी 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कभी, हाँ एक चीज और पहले ये क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए जैसे कि फादर इन लॉ, अब यहां ध्यान से देखना, तो आपको सिंगुलर एंड प्लूरल में मैंने बता दिया था कि फादर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, मेन वर्ड में लगेगा, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं फादर इन लॉज, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सिंगुलर से प्लूरल है। लेकिन मान लीजिए ये मेरे ससुर जी का घर है, अब बोल सकते हैं ऐसी बात ना, है ना, अभी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन तब शादी होगी तब तो बोल सकते हैं। ठीक है, जिनकी हुई है तो बोल ही सकते हैं। तो मेरे मान लीजिए ससुर जी का घर है तो कैसे बोलेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर इन लॉज, अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, फादर इन लॉज हाउस। यह क्लैश करोगे आप, अगर इसमें आपने सिर्फ एस, ये वर्ड होता ही नहीं है, ये ध्यान रखना, ये वर्ड कब होगा, जब लॉ का प्लूरल आपको कोई पूछे, बात को समझिए। ऐसे ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता ही नहीं है, ना के बराबर, बात को समझ रहे हैं। तो आप, ये तो प्लूरल है इसका, ये तो होगा ही नहीं। अगर वहां पे क्या करके दिया रहेगा जानते हैं, वहां पे क्या दिया रहेगा, हाँ ऐसे नहीं दिया रहेगा लॉज हाउस, ऐसे दिया रहेगा
तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नोट कर लीजिए बढ़िया से। ऐसे वर्ड में फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जब भी ऐसे हो तो सिंगुलर से प्लूरल तो मेन वर्ड में एस लगा के बनाएंगे, लेकिन अगर इसका रिलेशन बनाना हो, पॉजेसिव केस बनाना हो, तो लॉ में एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाएंगे। ठीक है, एक और मैं देता हूं, मुझे याद आ रहा है, आया हुआ है, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। तो देखिए COMMANDER, ठीक है, तो कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ ऑर्डर, ऐसे लिखेंगे आप। अगर सिर्फ एस लगा के छोड़ देंगे या एपोस्ट्रोफी एस लगा के छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा कोई वर्जन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर है, कंप्लीट, देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, हटाओ इसको, अगला। अब आप यहां ध्यान से समझना, जैसे कहीं दिया हुआ है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी या एवरीवन, समबॉडी या समवन, ये मैं आपको लिखाया हूं स्टार्टिंग में ही, ये वर्ड सब, ठीक है, समबॉडी, समवन, नोबॉडी, नो वन या नो वन, एनीबॉडी, एनीवन, जितना भी ये सब मैं लिखा दिया हूं। तो जब भी आपको इसका एपोस्ट्रोफी एस कहे आपको लगाने लगे, बहुत सिंपल है, इसका कंफ्यूज नहीं करना है, सिर्फ इसमें क्या कर देना है आपको, एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर देना है, सब में, सब में क्या कर देना आपको, एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर देना है। क्लियर है, हाँ, सब में क्या करना आपको, एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर देना है। क्लियर ना, अब देखिए मैं आपको क्लियर कर, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं किसी की समस्या, तो क्या बोलेंगे आप, सम बॉडीज प्रॉब्लम, या इसी को क्या लिख सकते हैं, सम वन, अब यहां ध्यान देना, सम वंस प्रॉब्लम, सेम। सम वन को वहां कैसे लिखा रहता है मैं आपको बताता हूं, वो लिखा रहेगा ऐसे, लिखा रहता है सम वंस, पूरा लिखा रहेगा, क्यों, क्योंकि आप ध्यान रखना वन का प्लूरल क्या होता है, वंस। कौन सा वंस, जिसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा हो, आगे सीखेंगे आप। वन का प्लूरल क्या होता है, वंस। कब, जब ये सफिक्स के तौर पर आएगा तब। ऐसे वन का मतलब एक होता है मैथ में, यहाँ इंग्लिश की बात चल रही है, यहाँ वन क्या है, सफिक्स के तौर पर है, समझ गए ना, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, जैसे काला वाला बोलते हैं ब्लैक वन, एक से ज्यादा है तो ब्लैक वंस होते हैं। मेरे पास काले वाले बहुत सारे शॉर्ट है, बात समझ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे वहां पे, ब्लैक वंस, क्योंकि एक से ज्यादा है। तो ये वन का प्लूरल कब, जब किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट वन लगा है, वहां पे उसका वन का प्लूरल क्या होता है, वंस। ये भी आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर वन का पॉजेसिव केस पूछेगा तो क्या होगा, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो अभी आप इतना समझिए, इस तरह में एक वर्ड में क्या करना, आप खाली एपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। ये क्लियर है। अब देखिए, तो आप इतना जानते होंगे समबॉडी मतलब क्या होता है, कोई, है ना, लास्ट है, हटाओ इसको। अब देखिए, अब एक होता है कोई और, जैसे समबॉडी एल्स, समबॉडी एल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। समबॉडी मतलब क्या, कोई, समबॉडी एल्स मतलब कोई और। बात समझे कि नहीं, समबॉडी मतलब क्या होता है, कोई, इतना तो जानते होंगे, समबॉडी एल्स कोई और, है ना। अरे कोई और ढूंढ के लाओ, नहीं बोलते हैं कोई और, नहीं बोलते हैं सर्च फॉर समवन एल्स, नोट दिस वन, है ना। तो कोई और, तो अब इसका पॉजेसिव केस कैसे बनेगा, ध्यान सुनना। समबडी, अब किसी भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट कोई भी, समबडी सिर्फ नहीं, नोबडी, एनीबडी, कोई भी हो, नोबडी एल्स, कोई भी हो, एनीबडी एल्स,
अब इसका पॉजिटिव केस बना कैसे बनाएंगे, तो जिस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में ELSE लगा हो यानी कि एल्स वाला लगा हुआ हो, तो इसका पॉजिटिव केस का कैसे बनेगा ध्यान देखना। इसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, इसके बाद क्या करना है आपको, एपोस्ट्रोफी एस लगा देना है, समबॉडी एल्स, ये है इसका पॉजिटिव केस। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीबॉडी एल्स, तो एनीबॉडी एल्स का कैसे होगा पॉजिटिव केस, क्लियर है। अच्छा वहां दिया कैसे रहता है वो भी देख लो, वहां दिया रहेगा सम बॉडीज ऐसे एल्स, ये ऐसे दिया रहता है। आपको एपोस्ट्रोफी एस कहां लगा देगा, बीच में यहां, जबकि इसका एपोस्ट्रोफी एस कहां लगता है, आई बात समझ में, क्या हो गया गलत। अब मैं आपको एक आया हुआ सेंटेंस देता हूं, लिख लीजिए। उसको नोट कर लीजिए, मैं एक आपको आया हुआ सेंटेंस देता हूं। आई कैन रिलाई ऑन, रिलाई ऑन मतलब ट्रस्ट करना, विश्वास करना। आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स, योर वर्ड्स। इंग्लिश में तो एक ही चीज तो है कि अगर एक बार आप बढ़िया से सीख लिए फिर इसमें कुछ बचता नहीं है, लेकिन होता क्या है ना, इसमें इतनी सारी चीजें होती है कि थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। ये चाहेंगे कि हम 1-2 महीना में कर लें, ये नहीं हो पाएगा, बहुत धैर्य रखना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग समझ गए ना, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें समय देने की क्षमता नहीं होती है, इस कारण से भी वो लोग अनसक्सेस हो जाते हैं, ये मेरा अनुभव कहता है। आप समझ रहे हैं, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे, आप अपने गांव में ही देखोगे, मेरे गांव में भी कई हैं, जो भैंस पे ऐसा गाना गाएगा आपको लगेगा अरिजीत सिंह फेल है, बात समझ गए। लेकिन तो वो अरिजीत सिंह क्यों नहीं बन पाया, या ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे कह रहे ऐसे बहुत सारी लड़कियां जो गाना गाते लगे बाप रे बाप, लता जी की एकदम टू कॉपी, लता जी से अच्छा गाती है, लेकिन वो क्यों नहीं वहां पहुंच पाए। दो चीजें होती है, पहला नहीं आप में डेडिकेशन नहीं है, उस समय में भी बहुत लोग गांव से आकर के यहाँ पर ही स्टार बन गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज का तो नहीं है ना, जिस जमाने में कुछ नहीं थी उसमें उसका टाइम था, उसने बनने क्या, उसने क्या रखा, पैसेंस। कभी आप उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, कभी मनोज बाजपेयी की आप पढ़ना। तो आपको जो है टैलेंट के साथ साथ अगर आप में पैसेंस नहीं है, स्ट्रगलिंग कैपेसिटी नहीं है, तो फिर वो टैलेंट कोई काम का नहीं रहता है। आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स, नॉट somebody else, somebody else, ELSE। मैं सिर्फ आपकी बातों पे विश्वास कर सकता हूं, किसी और की बातों पे नहीं। आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स, नॉट somebody else। तो ये आप तो बोल रहे 2 सेकंड का काम है, आप एक बार टाइम क्यों नहीं, somebody else ये क्या हो गया गलत, क्या आएगा यहाँ पे, ये वाला है somebody else, ये यहाँ पे रिप्लेस कर दो। क्लियर है, पूरा देख लीजिए, पूरा एपोस्ट्रोफी केस, पूरा केस कंप्लीट है, लेकिन अभी प्रोनाउन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी है, तो ये बोला ये थोड़ा हैवी पार्ट होता है। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए।